2018 में भारत के राखीगढ़ी में काम कर रहे आनुवंशिकीविदों की एक टीम के सामने एक असंभव समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने 4500 साल पुराने एक कब्रिस्तान से 61 प्राचीन कंकाल निकाले थे, लेकिन जब उन्होंने डीएनए निकालने की कोशिश की तो 60 नमूने पूरी तरह से विफल रहे। हजारों वर्षों से उष्णकटिबंधीय गर्मी ने आनुवंशिक सामग्री को नष्ट कर दिया था। केवल एक कंकाल से ही उपयोगी डीएनए प्राप्त हुआ, सिर्फ एक, और वह एक अकेला जीनोम मानव इतिहास के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को पूरी तरह से बदल देगा। इस शोध दल का नेतृत्व हार्वर्ड के आनुवंशिकीविद डेविड रीच ने किया, जिनकी प्रयोगशाला ने प्राचीन प्रवासों के बारे में हमारी समझ में पहले ही क्रांतिकारी बदलाव ला दिए थे। जब उन्होंने इस हड़प्पाकालीन महिला के डीएनए का अनुक्रमण किया और सितंबर 2019 में सेल जर्नल में परिणाम प्रकाशित किए, तो इन निष्कर्षों ने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दिया, क्योंकि इस प्राचीन डीएनए ने साबित कर दिया कि आधुनिक दक्षिण एशियाई लोग सीधे एक ऐसी सभ्यता से उतरे हैं जिसे इतिहास मुश्किल से ही याद रखता है, न तो फारस से, न ही मध्य एशियाई योद्धाओं से, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से, कांस्य युग की एक महाशक्ति जिसने मिस्र और मेसोपोटामिया को टक्कर दी, लेकिन किसी तरह सामूहिक स्मृति से गायब हो गई। वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा कि इस 4500 साल पुराने जीनोम में स्टेपी के उन पशुपालकों का कोई अंश नहीं था जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भारतीय सभ्यता की स्थापना की थी। बिल्कुल भी नहीं। यह आनुवंशिक संकेत उपमहाद्वीप के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली ऐतिहासिक कहानी से मेल नहीं खाता था, और मामला और भी अजीब हो जाता है। इस अध्ययन के भारतीय सहलेखक वसंत शिंदे को बाद में अपने निष्कर्षों को वापस लेने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 2024 में साइंस मैगजीन की एक जांच से पता चला कि भारत में आनुवंशिक अनुसंधान राजनीतिक रूप से विस्फोटक बन गया था। यह स्वीकार करना कि प्राचीन डीएनए राष्ट्रवादी उत्पत्ति मिथकों का खंडन करता है, सरकार समर्थित ऐतिहासिक कथाओं के लिए खतरा बन गया था, लेकिन सबूत अकाट्य थे। रीच की टीम ने पाया कि राखीगढ़ी की महिला कोई अकेली घटना नहीं थी। उन्हें ईरान और तुर्कमेनिस्तान में दफनाए गए 11 अन्य व्यक्ति मिले जिनके आनुवंशिक प्रोफाइल मेल खाते थे। यह एक विशाल प्राचीन नेटवर्क का प्रमाण था जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया था। यदि आप इतिहास के लुप्त रहस्यों और प्राचीन डीएनए के उन रहस्यों से मोहित हैं जो आपको सिखाई गई हर बात को चुनौती देते हैं, तो वास्तविक विज्ञान द्वारा समर्थित और भी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। तो अगर इन लोगों ने दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक का निर्माण किया, नहीं तो वे इतनी पूरी तरह से क्यों लुप्त हो गए कि उनकी भाषा भी लुप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता छोटी नहीं थी। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसने दक्षिण एशिया के 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया था। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा था। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जिनकी परिष्कारिता की बराबरी अगले 2000 वर्षों तक नहीं की जा सकी। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, प्रत्येक शहर में उन्नत जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत ईंटों के आकार, सुनियोजित सड़क जाल और आंतरिक पाइपलाइन से सुसज्जित बहुमंजिला इमारतें थीं। जहां यूरोपीय जनजातियां अभी भी साधारण कृषि गांवों में रह रही थीं, वहीं हड़प्पावासी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे, वाणिज्य के लिए मानकीकृत वजन का उपयोग कर रहे थे और एक ऐसी लिपि में लिख रहे थे जिसे हम अभी भी समझ नहीं सकते हैं। वह लिपि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पुरातत्वविदों ने मोहरों, इन मिट्टी के बर्तनों और शिलाखंडों पर 4000 से अधिक शिलालेख खोजे हैं, लेकिन दशकों के प्रयासों के बावजूद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने के बाद भी 2025 में शोधकर्ता अभी तक हड़प्पा लेखन प्रणाली को समझने में असमर्थ हैं। जनवरी 2025 में यह चुनौती इतनी पेचीदा हो गई कि एक भारतीय नेता ने इसे सुलझाने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 लाख देने की पेशकश की। अब तक किसी ने भी यह पुरस्कार नहीं जीता है। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट की शोधकर्ता निशा यादव ने मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए यह खोज की है। लिपि व्यवस्थित है, यादृच्छिक नहीं। उनकी टीम ने 67 मुख्य चिन्हों की पहचान की है जो सभी शिलालेखों का 80% हिस्सा बनाते हैं। लेखन स्पष्ट पैटर्न का अनुसरण करता है। पाठ अधिक चिन्हों से शुरू होते हैं और कम चिन्हों से समाप्त होते हैं। विशिष्ट संयोजन यादृच्छिक अनुमान से कहीं अधिक बार दिखाई देते हैं। यह निश्चित रूप से एक भाषा है, बस हमें यह नहीं पता कि इसमें क्या कहा जाता है,
लेकिन असली सवाल तो यह है, अगर यह सभ्यता इतनी उन्नत, इतनी व्यापक, इतनी परिष्कृत थी, तो हम स्कूलों में इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? इसका उत्तर राजनीतिक है। बाद के साम्राज्यों, फारसी, यूनानी, मुगल, ब्रिटिश, सभी के पास आर्य पूर्व सभ्यताओं को कम महत्व देने या नजरअंदाज करने के कारण थे। हड़प्पा सभ्यता को स्वीकार करने का अर्थ था यह मानना कि इंडो आर्यों के आगमन से पहले भी एक परिष्कृत शहरी संस्कृति मौजूद थी। इससे क्षेत्रीय दावे, धार्मिक कथाएं और राष्ट्रवादी इतिहास जटिल हो गए। इस तरह हड़प्पा वासियों को चुपचाप मिटा दिया गया। उनके शहर इतिहास के पन्नों में सिमट गए। उनकी उपलब्धियों का श्रेय बाद की संस्कृतियों को दे दिया गया और उनका डीएनए जमीन में दफन पड़ा रहा। तो मैं किसी के द्वारा सही सवाल पूछे जाने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब आनुवंशिकीविदों ने आखिरकार उस डीएनए को निकाला, तो जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह यह थी कि ये लोग उस जगह से नहीं आए थे जहां से किसी ने उम्मीद की थी। जब डेविड रीच की हार्वर्ड टीम ने 2019 में सेल नामक पत्रिका में अपना विश्लेषण प्रकाशित किया, तो आनुवंशिक प्रोफाइल पहले देखे गए किसी भी प्रोफाइल से बिल्कुल अलग था। हड़प्पावासी एक अनूठा मिश्रण थे। लगभग 60 से 65% प्राचीन ईरानी किसान वंश और 20 से 25% दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्रहकर्ता डीएनए। ऐसा संयोजन पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया जाता। लेकिन शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि क्या गायब था? अनातोलियाई किसान वंश का कोई अंश नहीं। यह वह आनुवंशिक घटक है जो नवपाषाण काल के दौरान लगभग पूरे यूरेशिया में फैला था, और स्टेपी पशुपालक वंश का भी कोई अंश नहीं। यह वह विशिष्ट पहचान है जो आधुनिक यूरोपीय और कई आधुनिक भारतीयों को परिभाषित करती है। इस अध्ययन का सहनेतृत्व करने वाले हार्वर्ड के शोधकर्ता वागीश नरसिम्हन ने इसके महत्व को समझाया। इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा वासियों ने कृषि का विकास स्वतंत्र रूप से किया। उन्होंने कृषि की उत्पत्ति जिस उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र में मानी जाती है, वहां से प्रवास के माध्यम से कृषि तकनीकें प्राप्त नहीं की। उन्होंने इसे स्वयं ही विकसित किया। यह आनुवंशिक प्रोफाइल लगभग 3300 ईसा पूर्व कई पुरातात्विक स्थलों पर अचानक प्रकट होती है। यह धीरे धीरे सदियों में नहीं, बल्कि एक सीमित समयावधि में प्रकट होती है। इससे एक अज्ञात भूतिया आबादी से समन्वित प्रवास का संकेत मिलता है, जिसका मूल स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। इस डेटा को निकालना बेहद मुश्किल था। नरसिम्हन ने इस चुनौती का वर्णन करते हुए बताया, गर्म और आर्द्र जलवायु में प्राचीन डीएनए तेजी से नष्ट हो जाता है। टीम को सूक्ष्म आनुवंशिक संकेतों को बढ़ाने के लिए नई तकनीकें विकसित करनी पड़ीं। साथ ही मिट्टी के जीवाणुओं, या आधुनिक डीएनए और पर्यावरणीय क्षरण से होने वाली अशुद्धियों को भी दूर करना पड़ा। इसीलिए 61 कंकालों में से केवल एक ही काम कर पाया, और इसीलिए यह अकेला जीनोम इतना अनमोल है। लेकिन रहस्य और गहराता जा रहा है। अगर हड़प्पावासी मध्य पूर्वी किसानों से संबंधित नहीं थे और वे स्टेपी योद्धाओं के वंशज भी नहीं थे, तो वे कौन थे? और मध्य एशिया में हजारों मील दूर दफनाए गए रहस्यमय असामान्य व्यक्तियों में उनकी आनुवंशिक छाप बार बार क्यों दिखाई देती है? रीच की टीम को ईरान और तुर्कमेनिस्तान में बिखरे हुए जो 11 आनुवंशिक असामान्य नमूने मिले, जैसे वे कोई अपवाद नहीं थे। वे किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा थे। बैक्टीरिया मार्गियाना पुरातात्विक परिसर। पुरातत्वविद इसे बीएमसी कहते हैं। यह कांस्य युग की एक संस्कृति थी जो मध्य एशिया में 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच फली फूली, और 2021 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित आनुवंशिक अध्ययनों ने एक असाधारण बात का खुलासा किया। बीएमएसी लोगों ने हड़प्पावासियों के साथ वंश के कुछ घटक साझा किए, जिससे सिंधु घाटी से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला एक विशाल सांस्कृतिक और आनुवंशिक नेटवर्क बना। बीएमएसी आबादी की आनुवंशिक प्रोफाइल ईरानी किसान, अनातोलियन किसान और साइबेरियाई शिकारी संग्रहकर्ता वंश का मिश्रण दर्शाती है। यह हड़प्पावासियों के समान तो नहीं है, लेकिन व्यापक संपर्क को साबित करने के लिए पर्याप्त समानताएं अवश्य दर्शाती है, और पुरातत्व इसकी पुष्टि करता है। हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं कार्नेलियन मोती, विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार बीएमएसी स्थलों से उत्खनित किए गए हैं। हड़प्पा शहरों में बीएमएसी कलाकृतियां पाई जाती हैं। ये सभ्यताएं पृथक नहीं थीं, बल्कि व्यापारिक साझेदार थीं। लेकिन यहां एक ऐसा मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है।
लगभग 2100 ईसा पूर्व आनुवंशिक अभिलेख में कुछ नया प्रकट होता है। मध्य एशियाई आबादी में अचानक स्टेपी वंश के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बीएमएसी के असामान्य व्यक्तियों के डीएनए में उत्तरी पशुपालक समूहों के आनुवंशिक संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन हड़प्पा स्थलों में ऐसा नहीं है। मैदानी इलाकों से हुए पलायन सबसे पहले मध्य एशिया पहुंचे। आनुवंशिक साक्ष्य यह साबित करते हैं कि मैदानी चरवाहे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद सिंधु घाटी में पहुंचे थे, उससे पहले नहीं। इससे वह पुराना आर्यन आक्रमण सिद्धांत पूरी तरह गलत साबित होता है कि जिसमें दावा किया गया था कि स्टेपी योद्धाओं ने हड़प्पा वासियों को जीत कर नष्ट कर दिया था। समय क्रम गलत है। आनुवंशिकी इसे सिद्ध करती है। जब स्टेपी समूह दक्षिण की ओर भारत में आए, लगभग 1500 से 1300 ईसा पूर्व, तब उन्हें एक समृद्ध सभ्यता नहीं बल्कि परित्यक्त शहर मिले। तो अगर आक्रमणकारियों ने हड़प्पा वासियों को नष्ट नहीं किया तो फिर किसने किया? इसका जवाब दिसंबर 2025 में सामने आया, और यह युद्ध से भी ज्यादा भयावह है। दिसंबर 2025 में EIIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में एक अभूतपूर्व अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने अंततः हड़प्पा सभ्यता के पतन के रहस्य को सुलझा लिया था। यह कोई आक्रमण नहीं था, यह कोई भूकंप नहीं था, यह कोई एक भीषण आपदा नहीं थी। यह सूखा था, लेकिन ऐसा सूखा नहीं जो एक मौसम या एक दशक तक चले। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों द्वारा 4.2 किलो वर्षीय घटना कही जाने वाली एक अवधि की पहचान की गई है, जो लगभग 2200 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब सौर परिवर्तनशीलता और बदलते अल नीनो पैटर्न के कारण दक्षिण एशियाई मानसून नाटकीय रूप से कमजोर हो गए थे। लेकिन जो बात इसे पहले के सिद्धांतों से अलग बनाती है वह यह है कि सूखा अचानक और थोड़े समय के लिए नहीं था। यह बार बार, लंबे समय तक और लगातार बढ़ता गया। पीढ़ी दर पीढ़ी बारिश का पूर्वानुमान कम होता गया। नदियां सिकुड़ गईं, फसलें अधिक बार खराब होने लगीं, जल स्रोत सूख गए। सभ्यता का पतन रातों रात नहीं हुआ, यह सदियों से धीरे धीरे दम तोड़ती रही। हड़प्पा से मिले कंकाल अवशेषों का विश्लेषण करने वाली जैव पुरातत्वविद डॉक्टर ग्वेन रॉबिन्स शुग को कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। सभ्यता के उत्तरार्ध काल में लगभग 1900 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान हिंसा की दर में भारी वृद्धि हुई। गंभीर चोटें, खोपड़ी के फ्रैक्चर जो आत्मरक्षा में लगे घाव, सभी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। संक्रामक रोगों के लक्षण भी तेजी से बढ़ने लगे। हड्डियों के विकास में कुपोषण के लक्षण दिखने लगे। समाज भीतर से ही बिखर रहा था, और सबसे भयावह तथ्य यह है, औपचारिक कब्रिस्तानों के बाहर दफनाए गए व्यक्तियों, संभवतः निचली जातियों या समाज से बहिष्कृत लोगों में आघात और बीमारियों की दर सबसे अधिक पाई गई। समतावादी समाज के पूर्व सिद्धांतों के बावजूद हड़प्पा वासियों में स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम थे, और जब संसाधन कम हुए तो सबसे निचले तबके के लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। यह शांतिपूर्ण और क्रमिक रूप से बेहतर जीवन की ओर पलायन नहीं था। यह पर्यावरणीय आपदा और बढ़ते आंतरिक संघर्ष के कारण हुआ सामाजिक पतन था। नदियां सूखने और फसलें बर्बाद होने के कारण शहर खाली हो गए। लोग सिर्फ मरे नहीं बल्कि भाग गए, और उनका डीएनए हमें ठीक ठीक बता देता है कि वे कहां गए थे। 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता के आनुवंशिक लक्षण दक्षिण एशिया में फैल गए। आधुनिक डीएनए में इस प्रवास का पता लगाया जा सकता है। आनुवंशिकविद इसे सिंधु परिधि वंश घटक कहते हैं। कुछ शोधकर्ता इसे AASI प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीय के रूप में संदर्भित करते हैं, और यह आज जीवित प्रत्येक दक्षिण एशियाई आबादी का प्राथमिक आनुवंशिक आधार है। शरणार्थी अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ दक्षिण पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय भारत में चले गए, जहां वे स्थानीय शिकारी संग्रहकर्ता आबादी में घुल मिल गए। इन समूहों ने संभवतः द्रविड़ भाषा परिवार को फैलाया, जिसके बारे में नेचर पत्रिका में 2021 के एक अध्ययन में तर्क दिया गया है कि यह मूल हड़प्पा भाषा थी। कुछ अन्य लोग उत्तर पूर्व की ओर गंगा के मैदानी इलाकों में चले गए, जहां उनके वंशज बाद में आने वाली स्टेपी आबादी के साथ मिलकर इंडो आर्यन भाषी समूहों का आनुवंशिक आधार बने। और यहीं पर समय रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में स्टेपी चरवाहों का प्रवास हड़प्पा नगरों के परित्याग के बाद हुआ था। 2019 और 2021 के बीच प्रकाशित कई अध्ययनों में
आनुवंशिक प्रमाण स्पष्ट हैं। दक्षिण एशियाई आबादी में स्टेपी वंश 1500 ईसा पूर्व के बाद ही दिखाई देने लगता है। नवागंतुक अपने साथ इंडो यूरोपीय भाषाएं, नई सांस्कृतिक प्रथाएं और एक आनुवंशिक घटक लेकर आए जो अब लगभग सभी आधुनिक भारतीय समूहों में मौजूद है, विशेष रूप से उच्च जातियों और उत्तरी आबादी में। लेकिन उन्होंने हड़प्पा वासियों पर विजय प्राप्त नहीं की। वे पर्यावरणीय विनाश से उत्पन्न शून्य स्थान में प्रवेश कर गए। यह मिश्रण धीरे धीरे सदियों में हुआ। मैदानी इलाकों के पुरुषों ने स्थानीय महिलाओं से विवाह किया, सांस्कृतिक प्रथाएं आपस में घुल मिल गईं, भाषाएं आपस में विलीन हो गईं और समय के साथ हड़प्पा वासियों की स्मृति मिटती चली गई। लेकिन डीएनए मौजूद रहा और अब उस डीएनए को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है, क्योंकि आनुवंशिक प्रमाण कुछ ऐसा साबित करते हैं जिसे कई राजनेता नहीं चाहते कि आप जानें। नवंबर 2024 में साइंस पत्रिका ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील अध्ययन में भारत प्राचीन प्रवासों का पता लगाने के लिए डीएनए की ओर देख रहा है शीर्षक से एक शोध प्रकाशित किया। इस लेख ने उस बात का खुलासा किया जो वैज्ञानिक वर्षों से निजी तौर पर जानते थे। भारत में आनुवंशिक अनुसंधान राजनीतिक रूप से खतरनाक हो गया था। समस्या सीधी सादी है। आनुवंशिक साक्ष्य यह साबित करते हैं कि स्टेपी के पशुपालक लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आकर बस गए और अपने साथ इंडो यूरोपीय भाषाएं लाए और पहले से मौजूद हड़प्पा मूल की आबादी के साथ घुल मिल गए। लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी समूह आउट ऑफ इंडिया नामक एक अलग सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। यह सिद्धांत दावा करता है कि इंडो आर्यन संस्कृति की उत्पत्ति भारत में हुई और यह बाहर की ओर फैली, जिससे उपमहाद्वीप सभ्यता का स्रोत बन गया, न कि प्रवासियों का गंतव्य। यह स्वीकार करना कि स्टेपी वंश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका अर्थ है यह मानना कि वैदिक संस्कृति, आधुनिक हिंदू धर्म की नींव भारत के बाहर से आई थी। यह क्षेत्रीय दावों को कमजोर करता है, जातीय पहचान की कहानियों को जटिल बनाता है और धार्मिक उत्पत्ति की कहानियों का खंडन करता है, और इसलिए शोधकर्ताओं को दबाव का सामना करना पड़ा है। डेविड रीच के साथ 2019 के सेल अध्ययन के सहलेखक भारतीय पुरातत्वविद वसंत शिंदे ने बाद में अपने निष्कर्षों से पीछे हटने का प्रयास किया। 2025 में उन्होंने सुझाव दिया कि स्टेपी प्रवास के समय के बारे में उनके संदर्भ एक त्रुटि थे, हालांकि प्रकाशित आनुवंशिक डेटा स्पष्ट था। हार्वर्ड में कार्यरत डेविड रीच की टीम को ऐसे किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। साइंस पत्रिका में प्रकाशित उनके 2019 के अध्ययन में 524 प्राचीन जीनोम का विश्लेषण किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। निष्कर्ष स्पष्ट थे। स्टेपी वंश के लोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच भारत पहुंचे और अब लगभग हर आधुनिक भारतीय आबादी में मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही है। कुछ भारतीय शोधकर्ताओं को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया है। सरकारी अधिकारियों ने उन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पर सवाल उठाए हैं जिनसे असुविधाजनक परिणाम निकल सकते हैं। अब असली सवाल विज्ञान का नहीं है, सबूत तो पुख्ता है, सवाल पहचान का है। अगर आपके डीएनए से आपके उस पूर्वज का पता चलता है जिसे आपकी संस्कृति ने मिटा दिया है, तो आप असल में कौन हैं? राजनेता आपस में बहस कर रहे हैं, वहीं आनुवंशिकीविद अपना काम जारी रखे हुए हैं और उन्होंने एक और खोज की है, एक ऐसी खोज जो हड़प्पा सभ्यता की विरासत के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल देती है। हजारों वर्षों के प्रवासन, आक्रमणों और मिश्रण के बावजूद हड़प्पा व्युत्पन्न आनुवंशिक घटक दक्षिण एशिया में प्रमुख वंश बना हुआ है। विशेषकर दक्षिण भारतीय आबादी और जनजातीय समूहों में हड़प्पाकालीन डीएनए कुल आनुवंशिक प्रोफाइल का 60 से 70% हिस्सा बनाता है। इसके विपरीत स्टेपी घटक बहुत छोटा है, कभी कभी 20% से भी कम, जो मुख्य रूप से उत्तरी और उच्च जाति समूहों में केंद्रित है। 2024 में निरंतर अनुसंधान के महत्व को पहचानते हुए भारतीय सरकार ने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज के साथ साझेदारी में एक नई प्राचीन डीएनए निष्कर्षण परियोजना शुरू की। इसका लक्ष्य है अतिरिक्त हड़प्पा स्थलों से डीएनए के नमूने एकत्र करना और उनकी तुलना आधुनिक भारतीय आबादी से करना। प्रमुख शोधकर्ता नीरज राय ने मिशन को स्पष्ट रूप से बताया, भारत के जटिल प्रवासन इतिहास को समझने के लिए प्राचीन डीएनए की तुलना आधुनिक डीएनए से करना महत्वपूर्ण है।
इस परियोजना के दिसंबर 2025 में पूरा होने की उम्मीद थी और शुरुआती परिणाम पहले से ही क्षेत्रीय आनुवंशिक विविधता के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन आनुवंशिकी से परे हड़प्पा सभ्यता की विरासत का एक और पहलू भी है। कुछ सांस्कृतिक परंपराएं जैसे विशिष्ट फसल उत्सव, मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकें, ये स्थापत्य शैली शायद 5000 साल पुरानी परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लिखित अभिलेखों के अभाव में इसे निश्चित रूप से सिद्ध करना असंभव है, लेकिन पुरातात्विक समानताएं आश्चर्यजनक हैं। दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में प्रचलित कुछ अनुष्ठानिक प्रथाएं हड़प्पाकालीन कलाकृतियों में पाए जाने वाले स्वरूपों से मिलती जुलती हैं। मिट्टी की मूर्तियां, मातृदेवी की पूजा, विशिष्ट ज्यामितीय डिजाइन, ये सभी सदियों से चली आ रही परंपरा को दर्शाते हैं। हड़प्पा वासियों ने भले ही अपने शहर, अपनी लिपि, अपना साम्राज्य खो दिया हो, लेकिन वे लुप्त नहीं हुए। वे आज जीवित 1.5 अरब लोगों की आनुवंशिक और सांस्कृतिक नींव बन गए, और यही हमें वापस मूल रहस्य की ओर ले जाता है। अगर हम यह पता लगा सकते हैं कि हड़प्पावासी कहाँ गए, तो क्या हम यह भी पता लगा सकते हैं कि वे कहां से आए थे? इसका जवाब पानी के नीचे हो सकता है। आनुवंशिक पुनर्प्रवर्तन की मदद से वैज्ञानिक वंश के स्रोत का पता लगा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और समय अवधियों की आबादी से डीएनए का विश्लेषण करके वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि मूल मिश्रण कहां हुआ था। हड़प्पावासियों के संदर्भ में मॉडल फारस की खाड़ी या सिंधु डेल्टा के आसपास के किसी क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा स्थान जहां प्राचीन ईरानी किसान आबादी दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्रहकर्ताओं के साथ मिश्रित होकर अद्वितीय हड़प्पा आनुवंशिक प्रोफाइल का निर्माण कर सकती थी। लेकिन समस्या यह है, कोई भी पुरातात्विक स्थल उस प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। मूल बिंदु का अस्तित्व नहीं है, कम से कम अब तो नहीं। 7000 साल पहले समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी कम था। तटरेखाएं अपनी वर्तमान सीमाओं से मीलों आगे तक फैली हुई थीं। फारस की खाड़ी छोटी थी, नदियों के डेल्टा चौड़े थे। इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता का मूल निवास स्थान अब जलमग्न हो सकता है, बढ़ते समुद्र के कारण डूब गया हो, या फिर हजारों वर्षों से जमा हुई कई मीटर रेगिस्तानी रेत के नीचे दब गया हो। और जब तक उनकी लिपि को समझा नहीं जाता, तब तक हम उनके मूल के अभिलेखों तक नहीं पहुंच सकते। हमें नहीं पता कि वे खुद को क्या कहते थे। हमें उनकी सृष्टि की कहानियों का पता नहीं है। हमें नहीं पता कि वे किन देवताओं की पूजा करते थे, या वे अपने उद्गम स्थल के बारे में क्या कहानियां सुनाते थे। ये मिस्र के चित्रलिपि के हमेशा के लिए अनसुलझे रहने के बराबर है। इस लिपि में लगभग 400 अलग अलग चिन्ह हैं, लेकिन अधिकांश शिलालेख संक्षिप्त हैं, औसतन केवल 5 चिन्हों के। इसमें रोसेटा स्टोन की तरह कोई द्विभाषी पाठ नहीं है जिसने मिस्र की लेखन प्रणाली को समझने में मदद की। इसमें कोई स्पष्ट संख्यात्मक पैटर्न नहीं है जो गणितीय प्रणाली का संकेत दे। कोई स्पष्ट चित्रात्मक निरूपण भी नहीं है। मशीन लर्निंग ने विशिष्ट चिन्ह संयोजनों, स्थान निर्धारण नियमों और आवृत्ति वितरण जैसे पैटर्न की पहचान की है। निशा यादव की TIFR टीम ने साबित किया कि यह लिपि व्यवस्थित और नियम आधारित है, न कि सजावटी या यादृच्छिक। लेकिन यह साबित करना कि यह एक भाषा है और उस भाषा को पढ़ना बिल्कुल अलग अलग चुनौतियां हैं। जनवरी 2025 में घोर निराशा में डूबे एक भारतीय नेता ने उस कोड को सुलझाने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 लाख देने की पेशकश की। भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और पुरातत्व के शोधकर्ताओं ने प्रयास किए हैं। कुछ ने सफलता का दावा किया है, लेकिन किसी ने भी ऐसे सत्यापित अनुवाद प्रस्तुत नहीं किए हैं जिन्हें अकादमिक समुदाय स्वीकार करे। तो हमारे पास एक ऐसी सभ्यता बचती है जिसने 1400 शहर बनाए, 3 महाद्वीपों में व्यापार किया और 1.5 अरब आधुनिक लोगों को वंश प्रदान किया। और हमें यह भी नहीं पता कि वे खुद को क्या कहते थे। हड़प्पावासी इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आनुवंशिक रूप से वे सर्वत्र मौजूद हैं, दक्षिण एशिया के मूलभूत पूर्वज। ऐतिहासिक रूप से उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में उनका मुश्किल से ही जिक्र मिलता है। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साए में वे दबे हुए हैं। वे अपने पीछे शहर, व्यापारिक सामान और DNA छोड़ गए, लेकिन कोई महाकाव्य नहीं, राजाओं की कोई सूची नहीं, उनके विश्वासों, कानूनों या दैनिक जीवन के कोई गूढ़ अभिलेख नहीं। आधुनिक तकनीक इसे बदल रही है। खुदाई में मिलने वाला हर नया कंकाल कहानी को फिर से लिख सकता है। राखी घड़ी से मिला नमूना 61 असफल प्रयासों में से केवल एक ने रातों रात हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया।
डेविड रीच के 2019 के अध्ययन में 524 प्राचीन जीनोम का विश्लेषण किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सराहा गया। लेकिन रीच का स्वयं अनुमान है कि प्राचीन मानव प्रवास का 90% हिस्सा अभी भी अज्ञात है, जो डीएनए में छिपा हुआ है, जिसे हमने अभी तक निकाला नहीं है। इसका मतलब है कि दर्जनों अन्य लुप्त सभ्यताएं खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हो सकती हैं। ऐसी आबादी जो उठी, गिरी, आपस में घुल मिल गई और बिना कोई लिखित रिकॉर्ड छोड़े गायब हो गई। आधुनिक आबादी में अंतर्निहित आनुवंशिक निशान जो तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक कोई सही सवाल नहीं पूछता। हड़प्पा साम्राज्य आक्रमणकारियों या भूकंपों से नष्ट नहीं हुआ था। यह सूखा, समय और राजनीतिक स्वार्थ के कारण नष्ट हुआ। बाद के साम्राज्यों को सरल उत्पत्ति कथाओं की आवश्यकता थी, स्पष्ट वृत्तांतों की, ऐसे इतिहासों की जो क्षेत्रीय दावों और धार्मिक सत्ता को न्यायसंगत ठहरा सकें। इस तरह हड़प्पावासी इतिहास के हाशिए पर सिमट गए, एक जिज्ञासा बनकर रह गए, कांस्य युग की एक छोटी सी संस्कृति जिसका संक्षेप में उल्लेख किया गया, और फिर महत्वपूर्ण सभ्यताओं की ओर बढ़ गए। लेकिन डीएनए झूठ नहीं बोलता, और जैसे जैसे आनुवंशिक तकनीक आगे बढ़ती है, इस सच्चाई को नजरअंदाज करना और भी मुश्किल होता जाता है। आज जीवित लाखों लोग हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और लेकिन वे ऐसी संस्कृतियों और धर्मों से खुद को जोड़ते हैं जो या तो उस समय अस्तित्व में नहीं थीं या जिन्होंने सक्रिय रूप से उन्हें विस्थापित कर दिया था। आनुवंशिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान मेल नहीं खाती, और यह असंगति इस बारे में असहज प्रश्न खड़े कर रही है कि इतिहास का स्वामित्व किसके पास है। यदि आपके डीएनए से ऐसे पूर्वजों का पता चलता है जिन्हें आपकी संस्कृति भूल गई है, तो आप किसकी कहानी सुनाएंगे? हड़प्पावासी अपने पीछे शहर, डीएनए और एक ऐसी लिपि छोड़ गए हैं जिसे हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि उनका क्या हुआ। कई अन्य सभ्यताएं इसी तरह पूरी तरह से लुप्त हो गईं कि हमें यह भी पता नहीं है कि उनकी तलाश कैसे की जाए। और कहीं ना कहीं हमारे अपने डीएनए में दफन वे भूत खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।